केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम रिलेट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन से। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक इरिवर्सिबल रिएक्शंस जिन्हें यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस का नाम भी दिया जाता है, एक ही तरफ चल रहे होते हैं, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इरिवर्सिबल रिएक्शंस की? ये हमेशा कंप्लीट होते हैं और इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस को बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस कहते हैं। हाफ एरो फॉरवर्ड, हाफ एरो रिवर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये कभी कंप्लीट नहीं होते। जब कंप्लीट नहीं होते तो कोई भी रिएक्टेंट फुली कंज्यूम्ड नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में। ये एग्जांपल्स हमने देखे, वाटर फॉर्मेशन इरिवर्सिबल और अमोनिया फॉर्मेशन रिवर्सिबल। वो डायरेक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कहा जाता है। और वो डायरेक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स कंज्यूम होकर वापस रिएक्टेंट्स बनाते हैं उन्हें रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है। एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है, A moles of A, B moles of B completely reversibly reacts to form C moles of C and D moles of D। कैपिटल लेटर्स केमिकल्स हैं और स्मॉल लेटर्स इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? ये वो स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर आ जाता है। शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बहुत कम होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पहले के मुकाबले में थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। एक पॉइंट आता है, एक स्टेट आती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। इस स्टेट को केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम दिया जाता है। बड़ा अहम पॉइंट है, एट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दोज ऑफ प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। कांस्टेंट आएगा, इक्वल नहीं आएगा। इक्वल हो सकती हैं, ऐसा मुमकिन है कि इक्वल हो, लेकिन हमेशा इक्वल हो ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा कांस्टेंट जरूर होंगी। मुमकिन है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट्स ज्यादा और प्रोडक्ट्स कम हो, ये भी मुमकिन है कि रिएक्टेंट्स कम और प्रोडक्ट्स ज्यादा हो, और बराबर भी हो सकते हैं। तो तीनों केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन होंगे कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो जाएगी तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स चेंज नहीं होंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स कंटिन्यूसली प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में आ रहे होंगे, लेकिन कोई विजिबल चेंज नहीं आ रहा होगा। इसको समझने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन है। गोल्डबर्ग और वेज दो साइंटिस्ट थे 1864 में। इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट किया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू algebraic product of molar concentrations of reactants raised to power their respective number of moles present in balanced chemical equation। बिल्कुल ऐसे ही rate of reverse reaction is directly proportional to algebraic product of molar concentration of products raised to power their number of moles involved in balanced chemical equation। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में लेके जाएंगे, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, के रिवर्स रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स डायरेक्शन। क्वांटिफिकेशन के लिए एक नया पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी एप्लीकेशंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या कैपिटल के सी। ये स्मॉल के है, ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है। के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के रिवर्स विच इज इक्वल टू C पार C, D पार D ओवर A पार A इंटू B पार B। प्रोडक्ट्स का मल्टीपल ऊपर और रिएक्टेंट्स का मल्टीपल नीचे। जनरली KC यूनिट लेस होता है, लेकिन बात का उसके यूनिट्स भी हो सकते हैं। जैसे जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर नहीं होते हैं तो फिर KC के यूनिट्स भी होते हैं। KP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन in terms of partial pressure of gases is equal to partial pressure of reactant C, product C raised to power its number of mole into
partial pressure of product D raised to power its number of moles divided by partial pressure of reactant A raised to power its number of mole into partial pressure of reactant B raised to power its number of moles. रिलेशनशिप डेवलप करना है Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. Kp is equal to Kc RT par delta N. Kp equilibrium constant expression in terms of partial pressure. Kc equilibrium constant expression in terms of concentration. R universal gas constant है. T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. डेल्टा N समझने वाला है. डेल्टा N बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. 3 केसेस आगे पॉसिबल हैं. डेल्टा N 0 हो, जैसे ये एग्जांपल है. प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स हैं. 1 + 1 2, 2 - 2 का जवाब 0 आ गया. तो अगर डेल्टा N 0 हो तो Kp और Kc की मैग्नीट्यूड बराबर होती है. और अगर डेल्टा N पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन 0 हो, जैसे ये एग्जांपल है, प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट का 1 मोल है, 2 - 1 1, तो डेल्टा N ग्रेटर देन 0 है. तो फिर Kp बड़ा होता है Kc से. और अगर डेल्टा N लेसर देन 0 हो, जैसा कि अमोनिया फॉर्मेशन में प्रोडक्ट्स के मोल 2, रिएक्टेंट्स के मोल्स 4, 2 - 4 -2, डेल्टा N नेगेटिव है. डेल्टा N नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 है, तो फिर Kp भी Kc से छोटा है. तो एक बार दोबारा देख लें. अगर डेल्टा N 0 हो तो Kp Kc के बराबर होगा. अगर डेल्टा N ग्रेटर देन 0 हो तो Kp Kc से बड़ा होगा. और अगर डेल्टा N स्मॉलर देन 0 हो तो Kp Kc से छोटा होगा. ये तीनों एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी समझने के लिए. एप्लीकेशंस ऑफ Kc बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. अब जी, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशो इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो Kc कहलाती है. अगर इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगा तो फिर हम उस टेम्परेचर पर Kc के साथ कंपैरिजन करेंगे. अगर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशो Kc से छोटी है तो ज्यादा प्रोडक्ट्स अभी बनने होंगे, फिर इक्विलिब्रियम आएगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा. और इसको एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, एक बार फिर सुन लें. अगर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम स्टेट पर ले तो ये Kc के बराबर होता है. अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं लेंगे तो ये एक रेशो होती है जिसे कोशेंट कहते हैं. अगर ये रेशो Kc से छोटी हो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा ताकि ज्यादा प्रोडक्ट्स बने, फिर इक्विलिब्रियम अचीव होगा. और अगर ये रेशो Kc से ज्यादा हो जाए, अगर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशो बढ़ जाए तो फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होगा ताकि रिएक्टेंट्स वाली साइड पर आएंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बने. तो ये एक एप्लीकेशन थी. दूसरी एप्लीकेशन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. एक्सटेंट का मतलब हद. रिएक्शन किस हद तक हो चुका हुआ है. क्या रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो इक्विलिब्रियम आ गया, या रिएक्शन कंप्लीट होने के करीब था तो इक्विलिब्रियम आया, या रिएक्शन दरमियान में था तो इक्विलिब्रियम आ गया. अगर Kc की वैल्यू बहुत हाई है, उसका मतलब है कि रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन था, तब इक्विलिब्रियम स्टेट आई. और अगर Kc की वैल्यू बहुत लो है, उसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ था कि इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो गई. तीसरी एप्लीकेशन इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है. तो ये वो पैरामीटर्स हैं जिनमें चेंज हो जाने के इफेक्ट को
KC की मदद से मालूम किया जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी आता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। जी, अभी तक इतना देखो। अब देखिए बेटे आप, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल ये इस चैप्टर का अहम टॉपिक है। इसमें हम डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स के चेंज होने का इफेक्ट मालूम करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट पर। वन बाय वन देखें। पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशन दो तरह की हैं, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। दोनों की कंसंट्रेशन के चेंज होने से इक्विलिब्रियम पर फर्क पड़ेगा। अब देखें, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को देख लें, अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए किसी भी टाइम पर तो इक्विलिब्रियम टूट जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होना होगा। नया इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा? जो हमने चेंज किया है इसको अपोज करना है। हमने चेंज किया रिएक्टेंट्स को बढ़ा दिया। अब सिस्टम इस तरीके से बाय इटसेल्फ बिहेव करेगा कि रिएक्टेंट्स कम हो जाए, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ जाता है। इस तरीके से अगर रिएक्टेंट्स की कुछ अमाउंट निकाल ली जाए तब भी इक्विलिब्रियम टूट जाता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता है फॉर रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम। बिल्कुल ऐसे ही चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी इफेक्ट करती हैं इक्विलिब्रियम को। अगर प्रोडक्ट्स को बढ़ा दिया जाए, आर्टिफिशियली हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर दें ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, तब भी इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी, नया इक्विलिब्रियम बनना होगा। हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स बढ़ाए, हमारे फैक्टर्स को सिस्टम ने अपोज करने, प्रोडक्ट्स कम करने। कम कैसे होंगे? अगर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ेगा। और अगर हम प्रोडक्ट्स कम कर देंगे तो सिस्टम इस तरीके से बिहेव करेगा कि प्रोडक्ट्स ज्यादा बनना शुरू हो जाए, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये था ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इसी तरीके से इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर के लिए हमें रिएक्शन को क्लासिफाई करना पड़ेगा तीन तरीके से। वो रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, जैसे 1 मोल है प्रोडक्ट से 2 मोल है। नंबर ऑफ मोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहे हो, जैसे 4 मोल है 2 मोल है। और नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट्स के भी 2 मोल्स है, प्रोडक्ट्स के भी 2 मोल्स है। तो अगर तो प्रोडक्ट्स में मोल्स ज्यादा हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स बढ़ रहे हैं, तो प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ेगा, और अगर प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा। और अगर डिक्रीज इन मोल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स कम हो रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा। प्रेशर को अगर आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा नया इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, और अगर प्रेशर को आप कम करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ेगा नया इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। और अगर दोनों तरफ मोल्स बराबर हैं तो फिर चेंज इन प्रेशर कैन नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट। प्रेशर का इफेक्ट आपके पास आ गया, यहीं से आप वॉल्यूम का इफेक्ट भी मालूम कर सकते हैं। वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है। प्रेशर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ा, तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिहाज से दो पैरामीटर्स हैं, दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर को अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर को कम करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। एंडोथर्मिक में इससे उल्ट हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, और टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ेगा। कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है, दोनों रेट बढ़ा देता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी स्टैब्लिश हो जाती है और इक्विलिब्रियम पोजीशन जल्दी आ जाती है। यील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था हमारे पास ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, इसको आपने देख लेना है। दो एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं, अमोनिया फॉर्मेशन बाय हेबर प्रोसेस और SO3, वो आपने दोनों इसी केसेस में आएंगी, ये केसेस है।
SO3 के केस में भी यही केस है। तो बाकी दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, यहां पर ये आएगा। ये आपने इस ट्रिक के अकॉर्डिंगली ली शैक्लियर्स प्रिंसिपल को देख लेना। दी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW is equal to Kc equilibrium constant into concentration of water। वाटर की कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, इसलिए KW दो कांस्टेंट्स का आपस में मल्टीपल है। एक है Kc जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो चेंज होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻16 होती है और वाटर की कंसंट्रेशन 55.5 मोल्स पर डीएम क्यूब होती है। ये दोनों कांस्टेंट थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, KW की वैल्यू 10⁻⁻14 आ गई 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो Kc चेंज होगा, Kc चेंज होगा तो KW भी चेंज हो जाएगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो KW 0.1 इंटू 10⁻⁻14 यानी 10⁻⁻13 के बराबर -15 के बराबर होता है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो 0.3 इंटू 10⁻⁻14 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा 10⁻⁻14 40 डिग्री सेल्सियस पे 3 इंटू 10⁻⁻14 यानी 10 डिग्री सेल्सियस का 10 टाइम्स। अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे 0.3 इंटू 10⁻⁻14 है तो 40 डिग्री सेल्सियस पर 3 इंटू 10⁻⁻14 है, 10 टाइम्स है। 100 डिग्री सेल्सियस पे 7.5 इंटू 10⁻⁻14 ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, आपने ऐसा याद करना है। pH एंड POH, pH एंड POH का कॉन्सेप्ट सोरेनसन ने 1909 में इंट्रोड्यूस करवाया। pH नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और POH नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस। 25 डिग्री सेल्सियस पर KW हमने पढ़ा 10⁻⁻14 होता है, KW H प्लस OH माइनस के बराबर होता है। अब नेगेटिव लॉग ले लिया, नेगेटिव लॉग ले लिया, नेगेटिव लॉग ले लिया, नेगेटिव लॉग ऑफ KW PKW बन गया। लॉग की प्रॉपर्टी है, एक लॉग में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, अलग अलग लॉग में ऐड हो गए। नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस PH, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस POH, पार लॉग की प्रॉपर्टी है कि पार पहले आ जाएगा तो ये कोएफिशिएंट बन जाती है। -14 log ऑफ 10 1 होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटे एक टेबल बना हुआ है 8.6 पेज नंबर 231 पे, वो टेबल आपने हर सूरत में याद करना है। वो टेबल बहुत अहम है, उस टेबल में से डाटा आता है, हर साल पेपर में पूछा जाता है। KA PKA KB PKB और उनका क्या रिलेशन है PKW के साथ और KW के साथ। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड KA, अगर ये KA किसी एसिड की स्ट्रेंथ को मालूम करता है। अगर KA की न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻³ से छोटी होगी तो हम कहेंगे ये वीक एसिड है। KA की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ के बराबर होगी, ये रेंज है 1 से लेके 10⁻³ तक, तो हम कहेंगे मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर KA 1 से बड़ा हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। जितना KA ज्यादा होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, जिस तरह एसिड के लिए था वैसे ही बेस के लिए। KB की वैल्यू 10⁻³ से छोटी है तो वीक बेस, रेंज है 1 से 10⁻³ के बराबर तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेस है। KB 1 से बड़ा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। KA इंटू KB KW के बराबर होता है और ये 10⁻⁻14 के बराबर होता है। तो आप यहां पर नेगेटिव लॉग लेंगे तो PKA प्लस PKB 14 के बराबर आ जाएगा। KA प्लस KB हमने देखा अभी कि KA इंटू KB तो 10⁻⁻14 है। अगर इन दोनों को प्लस, बच्चा जल्दी करता है ध्यान से देखता नहीं है, KA प्लस KB यहां पे साइन प्लस का आ जाए तो फिर दोनों को ऐड कर दें 2 इंटू 10⁻⁻7 बन जाएगा। 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7 तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 10⁻⁻7 कॉमन होगा। सिमिलरली PKA प्लस PKB 14 होता है और अगर सवाल में मल्टीप्लाई पूछा हो फिर 49 आ जाएगा। KA इंटू KB
पी के डब्ल्यू के बराबर होता है। तो इसका क्या मतलब है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स रिलेशन है। अगर किसी एसिड का के ए ज्यादा होगा तो के बी कम होगा। जवाब कितना लेके आना है, मल्टीपल का 10⁻⁻14। तो ये एसिड और बेस के बारे में था। बफर एंड बफर सॉल्यूशंस क्या है? बफर्स वैसे भी कहा जाता है और बफर सॉल्यूशंस भी इन्हें कहा जाता है। ऐसे सॉल्यूशंस जो मेंटेन करें अपनी पीएच को और पीओएच को। जब पीएच करेंगे तो ऑब्वियसली पीओएच को भी करेंगे। कब? 3 केसेस हैं। अगर इनमें स्मॉल अमाउंट गिरा दी जाए एसिड की, या फिर स्मॉल अमाउंट गिरा दी जाए बेस की, या इन्हें कुछ देर के लिए ओपन एनवायरनमेंट में पड़ा रहने दिया जाए, तो इनकी पीएच चेंज नहीं होती। ये अपोज करते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच को, मेंटेन करते हैं पीएच को। बफर कैपेसिटी क्या है? जितनी किसी बफर में एबिलिटी है कि वो रेजिस्ट करे चेंज इन इट्स पीएच और पीओएच को, उसको हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बफर। जितने बफर के कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है उतनी बफर कैपेसिटी भी ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा। कंपोनेंट्स कौन होते हैं बफर के? कंपोजिशन ऑफ बफर, कंपोजिशन भी है साथ में टाइप भी आ जाएगी। तो कंपोजिशन के लिहाज से बफर की 2 टाइप्स हैं, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। एसिडिक बफर की पीएच 7 से कम, पीओएच 7 से ज्यादा। बेसिक बफर की पीएच 7 से ज्यादा, पीओएच 7 से कम। कैसे बनता है? 2 कंपोनेंट होती हैं किसी भी बफर के, एक वीक एसिड और एक उसी वीक एसिड का साल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और इसी वीक एसिड का साल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम एसीटेट है। तो ये जो कंपोजिशन बनी है इन दोनों को मिक्स करके, इसे हम कहते हैं ये बफर है। ऐसे ही कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड का साल्ट पोटेशियम कार्बोनेट, इनको मिक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बफर बन जाएगा। बेसिक बफर के लिए वीक बेस लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ उसका साल्ट लेंगे अमोनियम क्लोराइड, दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बेसिक बफर। अब मिक्स करने किस रेशियो के साथ, कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए साल्ट की, कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए एसिड की, ये मालूम करता है हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन पीएच के लिए भी है, पीओएच के लिए भी है। पीएच इज इक्वल टू पीकेए ऑफ एसिड यानी एसिटिक एसिड प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड, कंसंट्रेशन आ जाएगी। इस तरीके से पीओएच इक्वल टू पीकेबी यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर बेस। अब अगर आप देखें, अगर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर हो तो पीएच और पीकेए आपस में बराबर हो। ऐसे ही अगर, और इसको हम आइडियल बफर कहेंगे, जब पीएच पीकेए के पीओएच पीकेबी के बराबर आ जाए तो इस किस्म के बफर को हम आइडियल बफर भी कहते हैं जी। तो ये था बफर्स के बारे में। इसी इक्वेशन को यूज करेंगे हम मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस करने के लिए। सोलबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेरिंगली सोलबल सब्सटेंसेस के लिए है। यहां पर साल्ट नहीं हो सकते, साल्ट के अलावा बेसिस और एसिड्स भी हो सकते हैं। तो है क्या? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस रेज्ड टू पावर देयर मोल्स प्रेजेंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? KSP। ये हमारे पास कोई स्पेरिंगली सोलबल सब्सटेंस है, AXBY, ये आयनाइज होता है, XA प्लस Y प्लस YB माइनस X, A का कैटाइन और B का एनाइन बन गया। KSP इज इक्वल टू वही लॉ ऑफ मास एक्शन, कंसंट्रेशन पर मोल्स, कंसंट्रेशन पर मोल्स। अब यही KSP बताता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर KSP आयोनिक प्रोडक्ट के बराबर है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। अगर KSP ज्यादा और आयोनिक प्रोडक्ट कम है तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। और अगर KSP कम और आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो इसका क्या मतलब है कि ज्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन हो जाती है, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो ये था बेटे
चैप्टर नंबर 8 आपका। जी थैंक यू।